नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु ने जल जीवन मिशन की रोजगार क्षमता का आकलन पर अध्ययन रिपोर्ट की जारी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तकनीकी सहयोग से तैयार रिपोर्ट में जल जीवन में रोजगार सृजन की संभावनाओं पर किया गया है आकलन। जल जीवन मिशन के दौरान हर साल अतिरिक्त 13.3 लाख लोगों को मिला रोजगार। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा, 6 बायो सीएनजी संयंत्र और 11,100 से अधिक छोटे बायोगैस संयंत्र किए गए शुरू। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम ऊर्जा उत्पादन के लिए अतिरिक्त कृषि अवशेष, कृषि आधारित औद्योगिक अवशेष, ऊर्जा वृक्षारोपण आधारित बायोमास के उपयोग को देता है बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऊपरी शिमला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। सभी सड़कों की शीघ्र मरम्मत के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। बागबानों और किसानों का उत्पाद बाजार में पहुंच पाए, इसके लिए 15 अगस्त तक सड़कों को करें बहाल। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में 14 अगस्त तक रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान विभाग ने संवेदनशील स्थानों पर भूस्खलन और चट्टान गिरने की जताई संभावना। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश की आशंका। और खबरें अब विस्तार से। जल जीवन मिशन को लेकर भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के तहत सार्वजनिक नीति केंद्र ने दिल्ली में जल जीवन मिशन की रोजगार क्षमता का आकलन पर रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत परिचालन चरण के दौरान परिसंपत्तियों के निर्माण के माध्यम से 59.9 लाख व्यक्ति वर्ष प्रत्यक्ष और 2.2 करोड़ व्यक्ति वर्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के तहत सार्वजनिक नीति केंद्र ने दिल्ली में जल जीवन मिशन की रोजगार क्षमता का आकलन पर एक रिपोर्ट जारी की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तकनीकी सहयोग से तैयार इस रिपोर्ट में जेजीएम के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में रोजगार सृजन की संभावनाओं पर आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट में प्रत्यक्ष रोजगार, परिवहन जैसे संबद्ध रोजगार, पाइप जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन एवं रखरखाव के लिए दीर्घकालिक जुड़ाव, बनाई जा रही संपत्ति जैसे पहलू शामिल हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि जैसे जैसे सभी ग्रामीण परिवारों को परियोजना के तहत कवर किया जाएगा, उसमें जेजीएम के निर्माण चरण के दौरान 59.93 लाख व्यक्ति वर्ष प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। सृजित प्रत्यक्ष रोजगार में लगभग 40% इंजीनियरों, प्रबंधकों, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक और केमिस्ट शामिल हैं। पाइप, वॉल्व, पंप जैसी सामग्रियों के उत्पादन में लगी जनशक्ति के माध्यम से देश में अतिरिक्त 2.82 करोड़ व्यक्ति वर्ष रोजगार मिलने की संभावना है। The study report being released today covers the first two categories, direct and indirect employment created from the construction and operations of the drinking water scheme. Jal Jeevan Mission is carrying out a number of other impact assessments, which will also capture information and additional spin-off effects. We are very pleased to share the result with a larger set of the stakeholders today. The outcome essentially says that there is a lot of employment being generated apart from other benefits of Jal Jeevan Mission, especially in terms of health benefits, education benefits, social benefits and so on. So it can also create a huge amount of employment, both at the construction stage as well as in the O&M stage. इसके अतिरिक्त हर साल O&M चरण के दौरान 11.84 लाख व्यक्ति वर्ष का प्रत्यक्ष रोजगार होगा। उद्योगों के साथ साथ राज्यों में रोजगार पर निवेश के निहितार्थ को समझने के लिए अध्ययन में मैक्रो और माइक्रो दोनों दृष्टिकोण अपनाए गए। WHO ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जेजेएम के प्रभाव पर निष्कर्ष प्रकाशित किया है, जिसमें अनुमान लगाया गया कि नल के पानी की आपूर्ति के 100% कवरेज के साथ 4 लाख से अधिक डायरिया से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है, जिससे 8 लाख करोड़ से अधिक की आर्थिक बचत होगी। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के दौरान 2.2 करोड़ पर्सन आवर्स जो एम्प्लॉयमेंट होने जा रही है, और इसके साथ साथ हर साल क्योंकि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी लोगों को जोड़ा जाएगा, तो वो भी लगभग 13 लाख
घंटे पर्सन आवर्स हर साल इसमें लगेंगे। केवल 4 वर्षों की छोटी सी अवधि में नल से जल का कवरेज 2019 में मिशन के लॉन्च के समय 3.23 करोड़ घरों से बढ़कर 12.77 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच गया है। ये आंकड़े न सिर्फ जल जीवन मिशन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों को बता रहे हैं, बल्कि ये उन संभावनाओं को भी बता रहे हैं जो आने वाले समय में जल जीवन मिशन में होगी, और साथ ही साथ ये तस्दीक भी करती हैं कि जल जीवन मिशन किस तरीके से ग्रामीण अंचल में काम कर रहा है। कैमरामैन भीम के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने 10 अगस्त 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए नवंबर 2022 में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (NBP) अधिसूचित किया। यह कार्यक्रम 1,715 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण के लिए 858 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय रखा गया है। वह कार्यक्रम बायो ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA प्रदान करता है। और लोकसभा में बृहस्पतिवार को एक लिखित उत्तर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि 2019 में जल जीवन मिशन योजना की घोषणा के समय 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल के कनेक्शन थे। पटेल ने कहा कि देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ 75 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 70% ग्रामीण घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल से जल के कनेक्शन दिए गए हैं। पटेल ने कहा कि गुजरात, तेलंगाना और हरियाणा सहित कई राज्यों ने 100% ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऊपरी शिमला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री का 80% सेब उत्पादन करने वाले ऊपरी शिमला क्षेत्र के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान सभी सड़कों की शीघ्र मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री ने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि पंचायत स्तर तक संपर्क मार्गों को जल्द से जल्द बहाल कर बागबानों का सेब और अन्य नकदी फसलें मंडियों तक पहुंचाने के कार्य में तेजी लाई जा सके। उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे कार्य करते हुए 15 अगस्त तक सड़कों को बहाल करने का निर्देश भी दिया ताकि बागबानों और किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और सही समय पर उनका उत्पाद बाजार में पहुंच जाए। मुख्यमंत्री ने हाल ही में आई आपदा के प्रभावितों को बढ़ी हुई राहत की घोषणा की। वहीं वे कोटगढ़ के शहीद स्मारक भी गए और वर्ष 1990 में सेब बागवानों के आंदोलन के दौरान हुए गोलीकांड में मारे गए 3 बागवानों गोविंद सिंह, हीरा सिंह और ताराचंद के परिवार को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सुकू ने कोटगढ़ में इन 3 बागवानों की याद में बनाए गए स्मारक के रखरखाव के लिए राज्य सरकार की ओर से 8 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार के महिलाओं के लिए किए गए प्रयास कृषि मंत्रालय के कई विभागों में दिखाई दे रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वाराणसी जिला कृषि के लैब और फील्ड शोध में देख सकते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड की युवतियां अपना कार्य मुस्तैदी से कर रही हैं। ये वाराणसी का फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड कंट्रोल लेबोरेटरी है या बिल्डिंग कह सकते हैं आप। यहाँ पे ही जांच होती है कृषि से जुड़ी हुई, और यहाँ पर चूँकि पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन अब इस जगह पे इस लैब में आपको महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं। एक ऐसी ही हैं युवती जो अभी कुछ महीने पहले ज्वाइन किया है इन्होंने। ये आपने यहाँ पे एग्रीकल्चर में कैसे रुचि आपकी आई और कैसे यहाँ तक पहुँची हैं? मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। उसके बाद मैंने अपनी एमएससी की पढ़ाई यूपी के भी कुछ बिहार से की है। उसके बाद मैंने अपना जो परीक्षा थी उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के द्वारा मैं चयन होके वर्तमान में वरिष्ठ प्रवादिक सहायक के पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। और यहाँ पे हम लोग का जो काम होता है वो मेनली जो पेस्टिसाइड्स आते हैं उनका चेकअप होता है, और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट परसेंटेज रहती है उन्हें हमें चेक करनी रहती है, और सैंपल्स की पास या फेल ये जांच करके देनी पड़ती है रिपोर्ट। ये भी उसी तरह सेलेक्ट होके आई हैं जैसे मुनमुन। ये भारती जी, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं
और इस लैब में जो काम करती हैं किसानों को आप कितना लाभ पहुंचा पाती हैं? सर यहाँ पर फर्टिलाइज़र्स के हम एनालिसिस करते हैं जिससे पता चलता है कि उनकी गुणवत्ता सही है या नहीं है। इस तरीके से जो किसानों को फर्टिलाइज़र सही जा रहा है या नहीं जा रहा है ये पता चलता है। सिर्फ यहाँ मैं ही नहीं सर, हमारे और भी दूसरे ऑफिस हैं जिसमें और भी लड़कियाँ हैं और हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि हम काफ़ी लोग हैं यहाँ पे और हम चाहते हैं कि हमारी तरह और भी लड़कियाँ यहाँ आएँ और कृषि कुप से जुड़ें और सेवा दें। लैब से लेके फील्ड तक वो लड़कियां लैब में थीं, ये शिल्पी हैं, ये फील्ड में शोध काम करती हैं कृषि से जुड़े हुए किसानों के लिए। वाराणसी के इस फील्ड में हम लोग हैं। शिल्पी जी, आप किस तरह से, क्या रुचि आपकी रही कि आप इस फील्ड में आई? मैंने अपना बीएससी एजी कानपुर से किया और एमएससी और पीएचडी की पढ़ाई मेरी बीएचयू से हुई है। और फिर यहाँ पे जो एग्ज़ाम जिस पद पे हूँ मैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 2, इसका जब वैकेंसी आई मैंने फॉर्म भरा, फिर यहाँ पे आई मैं। और यहाँ पे जिस टाइप का माहौल है, हमको महिलाओं को काम करने में किसी चीज़ की कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे शोध का काम में जैसे पुरुष काम कर रहे हैं उन्हीं से कंधे मिला के हम भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये जो जितनी आपकी फसल दिख रही होगी ये सब दूसरे शोध केंद्र से साइंटिस्ट लोग भेजते हैं, फिर उनका 3 साल उन पे शोध होता है, फिर हम देखते हैं इस वैरायटी को किसान लेवल पे रिलीज़ करना है कि नहीं। तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है इसमें हमारा भी हम सबका पूर्ण योगदान है। जिस तरह पुरुष अपना योगदान दे रहे हैं हर रिसर्च में, हर फील्ड में, उस तरह महिलाएं भी रोटी चौका बर्तन छोड़ के आज यहाँ शोध केंद्र पे, और ये जो वैरायटी रिलीज़ हो रही है ये किसान तक जा रही है, उसमें अगर हम 33% भी अपना योगदान मान लें कि हमारा उतना ही है तो हम सैल्यूट करते हैं कि आज हम इस जगह पे खड़े होके आज आप लोग को ये बता सकते हैं। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? लड़कियों को लगता है कि हम जो है कि एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लड़कियां इंजीनियरिंग कर सकती हैं उसी तरह लड़कियां एग्रीकल्चर में भी आ सकती हैं, उसी तरह से प्रॉपर काम कर सकती है। ऐसा कोई बात नहीं होती कि लड़कियां फील्ड में नहीं जा सकती, बल्कि जितनी हमारे यहाँ लेबर है वो महिलाएं, धान की रोपाई वही करती हैं आके, तो हर कोई कर सकता है। हमारे यहाँ इसके अलावा सिर्फ प्रदर्शन नहीं होता, इसके अलावा हमारे यहाँ सीड की भी टेस्टिंग होती है, हमारे यहाँ मृदा परीक्षण भी होता है। ये सारे लोग इस फील्ड में काम करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर किसानों के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी ही सोच होनी चाहिए महिलाओं की, जिससे और जो लड़कियां हैं वो एग्रीकल्चर के फील्ड में आएँ। जबकि हम खेतों में देखते ही हैं कि महिलाएं किस तरह से, जब धान की खेती होती है या दूसरी भी खेती होती है तो महिलाएं ही खेत में दिखाई देती हैं, और अब महिलाएं फील्ड में भी दिखाई दे रही हैं और लैब में भी दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। ओडिशा में जनजातीय समुदाय की संख्या काफ़ी तादाद में है। ओडिशा में 62 तरह की जनजातियां रहती हैं, जिनमें 13 जनजातियां आदिम जनजातियां हैं। आदिम जनजातीय समुदाय के लोगों के कला व संस्कृति को सहेजने के लिए ओडिशा आदिम जनजातीय संग्रहालय बनाया गया है। क्या खासियत इस संग्रहालय की, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की ओडिशा के अनुसूचित जाति और जनजाति विकास, अल्पसंख्यक वर्ग और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री जगन्नाथ सारका से। अभी हम उड़ीसा राज्य जनजातीय संग्रहालय में, और इस संग्रहालय की विविधता और संस्कृति से पूर्ण परिपूर्णता के विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उड़ीसा के जनजातीय मंत्री जगन्नाथ सारका। सर, ये जो संग्रहालय जहां हम बैठे हैं ये कितना पुराना है, कब बना था और इसकी क्या खासियत है? ये तो बहुत पुराना है। यहाँ जो पुराना जनजाति के लिए जो फ्रीडम फाइटर है उसका जो जीवन जीविका से कैसे तो घर मकान उधर है, बहुत देखने के अच्छा है। जो जनजाति का जो लाइफस्टाइल ऐसे रहता है गांव गहल में, उसको इधर हम अनेक लोग देखने के लिए यहाँ मौजूद है। यहाँ पर देखने के लिए क्या कोई टिकट लगता है, क्या प्रक्रिया है? नहीं, टिकट नहीं लगता है, कोई टिकट भी लगता है। कोई लोग आने से कि आउटसाइडर इनसाइडर देखने के यहाँ अच्छा लगता है। एक तो पुराना जो संस्कृति, जो उनका परंपरा भी यहाँ मौजूद है। किस तरह की संस्कृति यहाँ दर्शाई गई है जनजातीय समुदाय की? कौन कौन सी चीज़ों पर खास ध्यान यहाँ दिया गया है?
जनजाति के लाइफस्टाइल और कैसे रहता और विभिन्न लाइफस्टाइल में यहाँ रहते थे, इसलिए यहाँ मौजूद है। यहाँ बाहर से भी लोग दर्शक देखने के लिए ज़रूर आते होंगे, तो उसके बाद उन लोगों का किस तरह का फीडबैक रहता है? अगर आपका फीडबैक कोई सिस्टम हो तो कैसा लगता है उन लोगों को? नहीं, यहाँ भी हमारा ऑफिस है, हमारा ऑफिस से कांटेक्ट करने भी से भी यहाँ अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर जो अलग अलग स्टॉल, कई तरह की प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, ये प्रदर्शनियाँ किस तरह काम करती हैं कि इनमें कोई मेले आयोजन होते हैं या ओकेजनली इनको कब दर्शकों के लिए रखा जाता है? कोई साल में जनजातीय मेला भी होता है क्या? हमारा जो जनजाति जो प्रतिनिधि के लिए यहाँ भी ट्रेनिंग होता है और विभिन्न यहाँ ट्रेनिंग भी होता है जनजाति के लिए, जो रिलेटेड जनजाति के रिलेटेड बहुत प्रोग्राम अंदर होता है। जनजातीय समुदाय की बात करें तो आदिम जाति की कौन कौन सी मुख्य भाषा और बोली है और किस तरह के कपड़ा और पहनावा है? देखिए, यहाँ तो 62 ट्राइब उधर है उड़ीसा में, संथाल, कोम, गादवा, ऐसे 62 ट्राइब है। सब ट्राइब का अलग अलग भाषा है, संस्कृति भी है, उनका परंपरा भी अलग अलग होता है। इस वर्ग के कल्याण और विकास से संबंधित यहाँ और क्या क्या चीज़ है? यहाँ उड़ीसा सरकार, केंद्र, उड़ीसा गवर्नमेंट जितना कर रहा है जनजाति के विकास के लिए। वहाँ स्कूल है, उधर बहुत हमारा स्कूल है, 1 to 12 भी है स्कूल और हॉस्टल भी है, और उनका जीवन जीविका के लिए हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। उसको जो एग्रीकल्चर और एसएचजी माध्यम से विभिन्न काम कर रहा है। तो ये तो उड़ीसा के जनजातीय मंत्री जगन्नाथ सारका, जिनका मानना है कि राज्य जनजातीय संग्रहालय में एक और जहाँ प्रदेश की विविध संस्कृति से युक्त जनजातीय समुदाय की कला, धरोहर और ऐतिहासिक चीज़ों को रखा गया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जनजातीय समुदाय से जोड़कर इस इतिहास को जीवंत रखने का महत्वपूर्ण प्रयास भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन किशन चंद के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। और अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बहुत तीव्र से अत्यधिक तीव्र बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर भूस्खलन और चट्टान गिरने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर उत्तराखंड पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को आवाजाही के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पुलिस ने लोगों से एडवेंचर एक्टिविटी करने से बचने और किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाने की भी सलाह की है। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। चालू खरीफ सीजन के दौरान देश भर के ज्यादातर राज्यों में कपास की बुआई हो रही है। वहीं चालू खरीफ सीजन में हुई कपास की बुआई बीते साल के मुकाबले इस साल पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए 4 अगस्त तक कपास की बुआई 119,21,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 120,94,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को कपास के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला, जहां जसदण और राजकोट मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए, तो वहीं ध्रोल मंडी में भाव में नरमी रही, जबकि चोटिला मंडी में इस दौरान कपास के भाव बिना किसी फेर बदल के साथ हुए। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की चोटिला मंडी में 9 अगस्त को कपास का भाव रहा 7,000 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,000 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही ध्रोल मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 अगस्त को ध्रोल मंडी में कपास का भाव था 6,675 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में 360 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,315 रुपए पर आ गया। हालांकि जसदण मंडी में 9 अगस्त को कपास का भाव रहा 7,625 रुपए। 10 अगस्त को इसके सौदे 125 रुपए उछलकर 7,750 रुपए पर हुए।
इसी तरह राजकोट मंडी में कपास के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 9 अगस्त को कपास का भाव था 7,625 रुपए। 10 अगस्त को इसके सौदों में 75 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। गुजरात की दूसरी मंडियों में कपास के भाव की बात करें तो गुरुवार को जम्मूसर मंडी में कपास का बाजार भाव रहा 6,000 रुपए। मोरबी मंडी में कपास 7,000 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही विसनगर मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 7,155 रुपए पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 32 लाख गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,43,47,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,11,18,000 गांठ रही थी। और बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। ओडिशा में धान की रोपाई करें। धान के खेत से खरपतवार निकाल लें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मक्का के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। मक्का के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान मूंगफली की गुड़ाई कर लें। ओडिशा में तिल के खेत में निराई करें। अभी उड़द के खेत से घास फूस निकाल लें। इसी तरह मूंग के खेत से खरपतवार निकालें। इसके अलावा हल्दी के खेत में निराई करते रहें। वहीं अदरक के खेत में निराई का समय उपयुक्त है। ओडिशा में कपास के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान अरहर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। पश्चिम बंगाल में धान की रोपाई करें। धान के खेत में उचित जल स्तर बनाए रखें। किसान धनिये की बुआई कर सकते हैं। साथ ही सोयाबीन की भी बुआई कर लें। यहाँ भिंडी के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। इसके अलावा बैंगन के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में फूल गोभी की रोपाई करते रहें। वहीं पत्ता गोभी की भी रोपाई कर लें। इस समय कद्दू में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कद्दू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से G20 फाइनेंस ट्रैक सेमिनार को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए भारत पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि टिकाऊ विकास के लिए विश्व के देशों को मिलकर नई राह ढूंढनी होगी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अमृतकाल में हर भारतीय को गर्व है कि वर्ष 2047 तक भारत दुनिया के शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमें देश को स्वर्णिम काल की तरफ लेकर जाना है। विदेशों में संकट के दौरान दुनिया के देशों ने भी तिरंगे की ताकत को देखा है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उधमपुर में 24 घंटे सुरक्षा जांच और लगातार वाहनों की तलाशी ली जा रही है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गैर अनुसूचित उड़ानों को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने या उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निर्धारित फ्लाइट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देश भर में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने इस पर देश भर के हाई कोर्ट से 10 अक्टूबर तक कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की है। झारखंड के धनबाद में न्यायाधीश की संदिग्ध मौत पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। ये भूकंप के झटके रात 2:56 पर महसूस किए गए। इस भूकंप के कारण किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली के सभी स्कूलों में अब छात्रों को मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों की कक्षाओं में छात्रों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।